सो गुड मॉर्निंग गाइस। आज हम इंडियन डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स क्लास 12th में इंफ्रास्ट्रक्चर चैप्टर नंबर 8 पढ़ेंगे। तो हम शुरू करें। देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर का क्या मतलब होता है। सबसे पहले तो ये, तो इंफ्रास्ट्रक्चर एक का मतलब ये है, एक तरह से यूं समझ सकते हो कि इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब जैसे रोड, ट्रांसपोर्ट, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, जो कि क्या करते हैं, इंडस्ट्रीज को हेल्प करते हैं, लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ाते हैं, वो होता है इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इंफ्रास्ट्रक्चर करता क्या है? इकोनॉमी की ग्रोथ, किसी भी कंट्री की ग्रोथ के लिए सबसे ज्यादा जरूरत है इंफ्रास्ट्रक्चर की, क्योंकि एग्रीकल्चर इंडस्ट्री इंक्रीज हो रही है, सर्विस सेक्टर इंक्रीज हो रहे हैं, डिपेंड्स हैविली ऑन इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज फॉर देयर ग्रोथ। कोई भी सेक्टर हो, वो डिपेंड करता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है। और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इज आल्सो क्रूशियल फॉर द सोशल डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री। यानी आप कंट्री में, देश में सोसाइटी का डेवलपमेंट चाहते हैं, सोशल डेवलपमेंट चाहते हैं, तो भी आपको क्या ध्यान रखना है कि आपका इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो। Since economic reforms in 1991 in India, infrastructure development has been accorded high priority by the government. 1991 में जब इकोनॉमिक पॉलिसी बनाई तो इन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में काम करना शुरू किया। कौन से ऐसे देश हैं जो सब बढ़िया हैं? तो पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर में, महाराष्ट्र गुजरात इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में, केरला लिटरेसी में, कर्नाटका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, ये बेटर है इंफ्रास्ट्रक्चर में। In this chapter, we propose to understand the meaning and importance of infrastructure along with the challenges which India is facing in the area of social and economic infrastructure. Out of the various element, बहुत सारे एलिमेंट है, पर हम इसमें मेन सीखेंगे कि क्या है ये, कैसे है ये। तो देखते हैं। Meaning of infrastructure refers to all such activities, services and facilities which are needed to provide different kinds of services in an economy. एक इकोनॉमी में, एक अर्थव्यवस्था में जितने भी डिफरेंट काइंड ऑफ सर्विसेज देना है लोगों को या इंडस्ट्रीज को प्रोवाइड करना है, वो क्या कहलाता है? इंफ्रास्ट्रक्चर। Infrastructure provides supporting services in the main areas of industrial and agricultural production. मेनली किस लिए हैं ये? एग्रीकल्चर और डोमेस्टिक फॉरेन ट्रेड। एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, डोमेस्टिक और फॉरेन ट्रेड के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलप होना बहुत ज्यादा आवश्यक होता है। फिर इंफ्रास्ट्रक्चरल सर्विसेज इंक्लूड, क्या क्या आता है इसमें? रोड्स, रेलवेज, पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स, डैम, पावर स्टेशन, ऑयल एंड गैस पाइपलाइंस, टेलीकम्युनिकेशन फैसिलिटीज एटसेट्रा। एजुकेशनल सिस्टम इंक्लूडिंग स्कूल एंड कॉलेज, हेल्थ सिस्टम इंक्लूडिंग हॉस्पिटल, सैनिटरी सिस्टम, मॉनेटरी सिस्टम इंक्लूडिंग बैंक, इंश्योरेंस, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, क्लीन डेथ वाटर फैसिलिटीज एटसेट्रा। ये सारी की सारी चीजें किस में आती हैं? इंफ्रास्ट्रक्चर में। सम ऑफ दीज सर्विसेज हैव टू डायरेक्ट इंपैक्ट ऑन वर्किंग ऑफ द सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन। इनमें से कुछ का डायरेक्ट इंपैक्ट होता है और कुछ का इनडायरेक्ट होता है, यानी कुछ का सपोर्टिव होता है इकोनॉमिक सोशल सेक्टर को डेवलप करने के लिए। तो टाइप ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर इकोनॉमिकल एंड सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या है? इकोनॉमिक स्ट्रक्चर, इट इंक्लूड्स इंफ्रास्ट्रक्चर एसोसिएटेड विद एनर्जी, ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन। इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए सबसे ज्यादा जरूरत है ट्रांसपोर्टेशन की, एनर्जी की और
टेलीकम्युनिकेशन। क्यों? ये चीजें क्या करती हैं? प्रमोट करती हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज को, यानी प्रोडक्शन ऑफ ट्रेड गुड्स एंड सर्विसेज को प्रमोट करती हैं। यानी कि यदि इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर कंट्री का डेवलप्ड होगा, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, एनर्जी, ये फैसिलिटीज यदि आसानी से मिलेगी, तो प्रोडक्शन बढ़ाया जा सकता है गुड्स और सर्विसेज का। उसके बाद सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, इट इंक्लूड्स इंफ्रास्ट्रक्चर एसोसिएटेड विथ एजुकेशन, हेल्थ एंड हाउसिंग। अच्छा, आदमी स्वस्थ नहीं है, पढ़ा लिखा नहीं है, तो क्या वो इम्प्रूव होगा? नहीं होगा। यानी किसी भी ह्यूमन बीइंग को डेवलप करने के लिए उसका पढ़ा लिखा, उसका हेल्दी होना, उसके लिए रहने खाने की सुविधा होना जरूरी है। यानी ह्यूमन रिसोर्स के लिए हमें जो चाहिए वो चाहिए हेल्थ, वेल्थ और मतलब हेल्थ, एजुकेशन और हाउसिंग। इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज नॉट अ मेयर ग्रोथ इन ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। सिर्फ इकोनॉमिक डेवलपमेंट से कुछ नहीं होगा, बट हैज इट्स सोशल डायमेंशन टू। उसका सोशल, भाई समाज नहीं होगा तो आप कितना भी प्रोड्यूस कर लो यार, बेचोगे किसको? ये भी तो ध्यान रखना है। यानी कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, सोशल डेवलपमेंट जरूरी है। Therefore, both economic and social infrastructure projects have to strong bearing on process of economic development के लिए social और economical infrastructure दोनों ready होना चाहिए। अब importance क्या है इसका? तो importance ये है कि facilitates functioning of the economy, economy की functioning में help करता है, एग्रीकल्चर को डेवलप करता है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट लाता है, बेटर क्वालिटी स्टैंडर्ड लाइफ देता है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है और भी आउटसोर्सिंग फैसिलिटीज हमको देता है। तो एक एक करके हम समझते हैं। facilitates functioning of the economy. The functioning of an economy depends on existing of infrastructural facilities. Agricultural, industry and services sector depend heavily on infrastructural facilities on their growth. यानी इनके ग्रोथ के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होना जरूरी है। एग्रीकल्चर का मतलब ट्रांसपोर्ट, मींस ऑफ कम्युनिकेशन, ये वाली चीजें। फिर एग्रीकल्चर के लिए रेलवे, रोड, शिपिंग, ये ताकि गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह लाया जा सके। लार्ज स्केल में प्रोडक्शन के लिए आपको पेस्टिसाइड, सीड्स, फर्टिलाइजर्स, इनका प्रोडक्शन होना चाहिए। बैंकिंग फैसिलिटी होना चाहिए कि किसान बेचे और उसको एक ही जगह पूरा पैसा उसके खाते में आ जाए, या फिर उसको लोन मिल जाए यदि जरूरत है खेती करने के लिए। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में एग्रीकल्चर डिपेंड्स ऑन एडिक्वेट एक्सपांशन एंड डेवलपमेंट ऑफ इरिगेशन फैसिलिटीज। यानी एग्रीकल्चर का मेन डिपेंडेंसी कहाँ आया? इरिगेशन फैसिलिटीज। इंडस्ट्रियल का मेन है ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन और इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, है ना। स्कूल के एक नेशन बिल्डिंग में बहुत बेटर। अच्छा, बेटर लाइफ के लिए क्या है? बेटर क्वालिटी ऑफ वेल डेवलप्ड इंफ्रास्ट्रक्चर लूट। ये सारी चीजें यदि डेवलप्ड होंगी, प्रोडक्ट टाइम पे मिलेंगे, ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा होगी, तो लाइफ भी, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी अच्छा होगा। अब इससे क्या होता है? वाटर सप्लाई, सैनिटेशन, ये चीजें अच्छा होना चाहिए। मोर्बिडिटी यानी प्रोनीनेस टू फॉल इल, बीमार कम पड़े लोग बाग, उनको यदि बीमार होते हैं तो उनको डिसीजेस यानी इम्यूनिटी पावर बढ़ाना चाहिए। देखो आप भी देख रहे हो कि जिसका इम्यूनिटी पावर कम है उसको कोरोना का असर हो रहा है, जिसपे इम्यूनिटी पावर अच्छा है वो कोरोना से फाइट कर रहा है। तो क्वालिटी ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, हेल्थ, एजुकेशन, पॉपुलेशन, ये सारी चीजों का इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट होना चाहिए। अच्छा, ये डेवलपमेंट होते हैं यानी इन पर वर्किंग होती है। इन पर वर्किंग होती है तो कंस्ट्रक्शन का काम होता है, पावर जनरेशन का काम होता है। तो इनसे क्या होता है? लोगों को रोजगार मिलता है। भाई रोड बनाना है तो सरकार कैसे बनाएगी? हवा में बजरंगबली थोड़ी है, प्रभु थोड़ी आशीर्वाद दिया रोड बन गई। कोई ना कोई मजदूर लगेगा, लेबर लगेगा, बहुत सारे कर्मचारी लगेंगे, तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी जनरेट होती है। उसके बाद सड़कें अच्छी हैं, इलेक्ट्रिसिटी अच्छी है, टेलीकम्युनिकेशन के चीजें अच्छी हैं, तो आदमी बिजनेस की ओर ज्यादा बढ़ने की कोशिश करता है। यदि एक बंदा कोई इंडस्ट्री डालता है तो 10 लोगों को तो रोजगार देता ही देता है। तो ये एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में भी काम। फिर
आउटसोर्सिंग, यदि आपको बाहर से आईटी सपोर्ट चाहिए, बीपीओ चाहिए, केपीओ चाहिए, है ना, बिजनेस प्रोसेस ओरिएंट आउटसोर्सिंग, नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग, कॉल सेंटर, आईटी डिपार्टमेंट, ये सारी फैसिलिटीज मिलती हैं जिससे बिजनेस को स्मूथ रनिंग में, लोगों को अच्छी सर्विसेज देने के लिए काम आती हैं। स्टेट ऑफ अब हमको ये देखना है कि भारत में कैसा इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो रूरल पीपुल स्टिल यूज फ्यूल वुड टू मीट देयर एनर्जी रिक्वायरमेंट, अभी भी लकड़ी से खाना बनाते हैं, अभी भी वो घोड़ा गाड़ी का इस्तेमाल करते हैं, यानी सेफ ड्रिंकिंग वाटर नहीं मिलता, गंदी वाला पानी मिलता है रूरल में। रूरल की हालत तो बहुत ही खराब है। खैर, फिर अर्लियर द गवर्नमेंट हैज बीन सोली रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपिंग द कंट्रीज इंफ्रास्ट्रक्चर, पूरी तरह से जिम्मेदारी गवर्नमेंट की थी। हाउएवर inadequacy of government investment in infrastructure, private sector in joint partnership with the public sector, गवर्नमेंट की थी लेकिन गवर्नमेंट फेल हो गई तो प्राइवेट सेक्टर से समझौता करके इन्होंने डेवलपमेंट का काम शुरू किया। मेजॉरिटी ऑफ अवर पीपुल लिव इन रूरल एरिया, बहुत सारे लोग गांव में रहते हैं, कोई शक नहीं है इसमें। डिस्पाइट सो मच टेक्निकल प्रोग्रेस इन द वर्ल्ड, रूरल वुमेन स्टिल यूज बायोफ्यूल्स, गांव में अभी भी 90% तक लोग बायोफ्यूल या फिर लकड़ी के ईंधन से खाना बनाते हैं, गैस सिलेंडर वगैरह। हालांकि ये जब भी बुक लिखी गई हो, आज का सिनेरियो थोड़ा सा बदला है, चीजें चेंज हुई हैं, डेवलपमेंट हुआ है। इन्होंने बोला 56% घर ही नहीं थे लोगों को, लाइट के कनेक्शन ही नहीं थे, चाहे वाटर फैसिलिटी नहीं थी, 20%, 24%, लाइक दैट। It is widely understood that infrastructure is the foundation of development, सीधी सी बात है, मेन बेसिक फाउंडेशन तो यही है और यहीं से डेवलपमेंट का काम शुरू होता है। तो देखो, कंट्री चाइना, हांगकांग और इंडिया, पाकिस्तान, साउथ कोरिया, देखो वाटर चाइना में बढ़िया, यहाँ बढ़िया, इंडिया में भी बढ़िया हुआ है। इम्प्रूव सैनिटेशन इंडिया में कम है अभी, मोबाइल सब्सक्राइबर अभी भी कम है, हांगकांग में ज्यादा है। पावर जनरेशन बिलियन में इतना बिलियन होता है। 100 में से 79 लोग भारत में क्या करते हैं, मोबाइल फोन का इस्तेमाल करते हैं। एनर्जी, एनर्जी इज एन इम्पोर्टेंट इनपुट फॉर मोस्ट ऑफ द प्रोडक्शन प्रोसेस एंड कंजम्पशन एक्टिविटीज, इट प्लेस अ क्रूशियल रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ एन इकोनॉमी। प्रोडक्शन प्रोसेस के लिए सबसे ज्यादा और कंजम्पशन के लिए सबसे ज्यादा जो जरूरी है वो है एनर्जी। There exists a positive correlation between economic growth and demand for energy. It happens because growth is an index of increasing productive activity which requires a large quantity of energy, यानी प्रोडक्शन के लिए एनर्जी की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। डायरेक्ट रिलेशन होता है, पॉजिटिव रिलेशन होता है एनर्जी और प्रोडक्शन से। इंडिया में एनर्जी लार्ज स्केल में प्रोडक्शन शुरू हुआ है, ट्रांसपोर्टेशन, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, फार्म इक्विपमेंट एटसेट्रा। फिर एनर्जी इज रिक्वायर्ड इन हाउसेस फॉर कुकिंग, हाउस होल्ड लाइटिंग, हीटिंग एटसेट्रा। भाई बिजली, पानी, सड़क, गैस सब एनर्जी में ही आता है। कॉमर्शियल एनर्जी, तो कॉमर्शियल एनर्जी जो बिजनेस में यूज होती है, कॉमर्शियल यूज होता है, जैसे कोल, पेट्रोलियम, इलेक्ट्रिसिटी। कॉमर्शियल सोर्स ऑफ एनर्जी आर जनरली एग्जॉस्टिव, यानी हाई हाइड्रो पावर, मतलब एग्जॉस्टिव है, यानी ये एक दिन खत्म हो जाएंगे, इनका लिमिटेशन है, स्कैरसिटी है इनकी। नॉन कॉमर्शियल एनर्जी जो घरों में यूज होते हैं, कॉमन यूज प्राइस में होता है इनका, जैसे फायरवुड, एग्रीकल्चर वेस्ट, ड्राइड डंग एटसेट्रा। 60% से ज्यादा हाउस होल्ड अभी भी इनका यूज नहीं कर पाते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है कॉमर्शियल एनर्जी और नॉन कॉमर्शियल, इसको आप नोट कर लेना यहाँ से। देखो कॉमर्शियल एग्जॉस्टिव है, यानी नॉर्मली रिन्यूएबल नहीं है, एक इसकी लिमिट है, स्कैरसिटी है हाइड्रो पावर को छोड़ के, लेकिन नॉन कॉमर्शियल होता है तो रिन्यूएबल होता है। लकड़ी वगैरह पेड़ वेड़ लगा करके फिर से उगा सकते हैं। पर कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, तो कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी रिफर्स टू द सोर्स ऑफ एनर्जी
which are in use since long and can be stored, यानी जैसे कोल और ऑयल, इनको ज्यादा दिनों तक यूज कर सकते हो और स्टोर भी कर सकते हो, ये है कन्वेंशनल। सच सोर्सेस आर नॉन रिन्यूएबल होते हैं। इवन टुडे मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रीज ऑफ द वर्ल्ड मेक यूज ऑफ कोल एंड ऑयल इन इंडस्ट्रीज, अभी भी बहुत सारे लोग यूज करते हैं कोल, तेल, कोयला और तेल। बोथ कॉमर्शियल एंड नॉन कॉमर्शियल सोर्स ऑफ एनर्जी है नॉन एज कॉमर्शियल, नॉन कॉमर्शियल दोनों ही क्या कहलाती हैं, कन्वेंशनल एनर्जी। अच्छा, बहुत सारी कोयला मतलब कोयले से मशीनें चलती हैं, तेल में तो पेट्रोल, डीजल, ऑयल, इनसे इंडस्ट्रीज चलती हैं, मतलब मशीनें चलाने के काम आता है। ट्रेन भी आप जानते हो डीजल से चलती है, कोयले से चलती थी, तो लाइक दैट। नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, नॉन कन्वेंशनल source refers to energy which have come into use only recently, अभी आए हैं ये, मतलब ये रिन्यूएबल सोर्सेस हैं, जैसे सन सोलर सिस्टम हो गया, फिर विंड एनर्जी हो गई, ये रिन्यूएबल होते हैं, इनके पास अनलिमिटेड पोटेंशियल होता है और ये टेक्निक का इस्तेमाल करके इनका प्रोडक्शन बढ़ाया घटाया जा सकता है। ये आप नोट जरूर कर लेना। प्राइमरी और सेकेंडरी सोर्स ऑफ एनर्जी, तो प्राइमरी डायरेक्ट सोर्स ऑफ एनर्जी आर गिफ्ट्स नेचुरली जो अवेलेबल है वो, और उस पर जो प्रोसेस कर दिया वो सेकेंडरी है। कंजम्पशन पैटर्न ऑफ एनर्जी इन इंडिया, एनर्जी का कंजम्पशन पैटर्न इंडिया में कैसा है ये हम समझें। तो कॉमर्शियल कंजम्पशन, एनर्जी कंजम्पशन मेक्स अप 74%, कोल सबसे ज्यादा 54, ऑयल 32, नेचुरल गैस 10, हाइड्रो 2%, नॉन कॉमर्शियल 26% है। इंडिया डिपेंड्स ऑन इंपोर्ट ऑफ क्रूड एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट पर डिपेंड है, मतलब भारत में इंपोर्ट होता है क्रूड ऑयल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट, उस पर डिपेंड है। इंडिया में ये प्रोड्यूस नहीं होता क्योंकि नेचुरल रिसोर्सेस इक्वली पूरी की पूरी धरती में, अर्थ में अवेलेबल नहीं है, कहीं कम तो कहीं ज्यादा है। सेक्टोरल पैटर्न ऑफ कंजम्पशन, अब इंडस्ट्रीज में कैसे होता है, तो ये हाउस होल्ड, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्ट में देखिए आप इस तरीके से इस्तेमाल होता है। पावर यानी इलेक्ट्रिसिटी, तो पावर और इलेक्ट्रिसिटी इज ए क्रिटिकल कंपोनेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर विच इज ऑफन आइडेंटिफाइड विथ प्रोग्रेस इन मॉडर्न कल्टीवेशन। लाइट से, पावर से आप क्या करते हैं, मॉडर्न कल्टीवेशन, मॉडर्न सिविलाइजेशन की तरफ आदमी बढ़ता है। इन ऑर्डर टू अटेन इकोनॉमिक डेवलपमेंट पावर इज रिक्वायर्ड इन एवरी स्टेप, मॉडर्नाइजेशन टेक्निक का इस्तेमाल करने के लिए आपको लाइट चाहिए ही चाहिए। तो विद द ग्रेजुअल डेवलपमेंट ऑफ वेरियस सेक्टर, धीरे धीरे हुए पावर इंक्रीज हुआ, इसका 8% जीडीपी में योगदान है, 12% की प्रोग्रेस है इसमें। पावर सोर्सेस ऑफ पावर जनरेशन, तो थर्मल पावर मतलब व्हेन पावर इज जनरेटेड आउट ऑफ कोल, ऑयल एंड नेचुरल गैसेस से जब होता है वो 60% था 2016 में। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेटेड फ्रॉम वाटर्स ऑफ फास्ट फ्लोइंग रिवर्स और हाई डैम्स, डैम्स बना करके या तेज जहां पर पानी का चलता है वहां से हाइड्रो इलेक्ट्रिक जनरेट होती है। फिर न्यूक्लियर और एटॉमिक एनर्जी, जब एनर्जी कहाँ से जनरेट होती है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स, यूरेनियम, थोरियम, प्लूटोनियम, जो आपने 10th में 9th में पढ़ा होगा साइंस में, वहां से एनर्जी जनरेट होती है। थर्मल, हाइड्रो पावर, न्यूक्लियर एनर्जी। पावर जनरेशन कैपेसिटी ऑफ वेरियस सोर्सेस, अलग अलग सोर्सेस की अलग अलग है। द इंस्टॉल्ड पावर जनरेशन कैपेसिटी इंक्रीज हुई है 1700 मेगावाट 1950 के मुकाबले, जो थी 1950-51 में, वो बढ़ के 1,24,300 मेगावाट हो गई थी 2005-6 तक। थर्मल पावर का 67, 13, 2 और 17% 2016 का है, और इसका इन्होंने ग्राफ ये बना दिया कि 67 सबसे ज्यादा थर्मल है। थर्मल पावर इंडिया बिगेस्ट सोर्स है, 67% है, हाइड्रो पावर 13% है, न्यूक्लियर 2% है और नेचुरल गैस 13%।
सोलर एनर्जी का भी यूज आजकल बढ़ चुका है और सोलर एनर्जी ज्यादा कंफर्टेबल है, रिन्यूएबल सोर्स है। चैलेंजेस इन द पावर सेक्टर, क्या चैलेंजेस है पावर सेक्टर में? तो पावर डेवलपमेंट हैज बीन सिग्निफिकेंट ड्यूरिंग द लास्ट 4 डिकेड्स ऑफ प्लानिंग। पिछले 4 जो दशक हैं, 40 साल हैं, वहां पर पावर जनरेशन में सरकार ने खूब ध्यान दिया, पता नहीं कितना दिया। सम ऑफ द चैलेंजेस, कुछ चैलेंजेस ऐसे हैं, इंडिपेंडेंट इनएडिक्वेटली इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, जितना चाहिए उतना इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं होता। अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ इंस्टॉल्ड कैपेसिटी, 7 से 8% ही जनरेट कर पाते हैं और इकोनॉमिक है। उसके बाद अंडर जितने फैक्ट्रीज इंस्टॉल्ड हैं उन पर पूरी तरह से काम नहीं होता, पूरी क्षमता में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं होती। स्टेट इलेक्ट्रिक बोर्ड है सबसे मक्कार, और मतलब इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का तो अब क्या बताएं, ये पुअर परफॉर्मेंस है इनका, मतलब ये मट्ठास है, काम ही नहीं करते हैं एक तरह से, इनका प्रोडक्शन शार्ट है। फिर शॉर्टेज ऑफ इनपुट, इनपुट भी अवेलेबल नहीं है, थर्मल पावर प्लांट्स नहीं है, इतना ज्यादा फाउंडेशन नहीं है कि वो बनाए जा सकें। लिमिटेड रोल ऑफ प्राइवेट एंड फॉरेन, फॉरेन और प्राइवेट रोल इसमें अदा नहीं करता, गवर्नमेंट के ही कंट्रोल में है ये। पब्लिक कोऑपरेशन भी नहीं मिलता, लोग बाग कनेक्शन ले लेते हैं, बिजली का बिल ही नहीं भरते हैं। अब ये तो आप भी समझते हैं, चोरी करते हैं बिजली की। पावर डिस्ट्रीब्यूशन द केस ऑफ दिल्ली, अब ये पावर डिस्ट्रीब्यूशन होता है अलग अलग, जैसे दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई एंड दिल्ली विद्युत बोर्ड, रिलायंस एनर्जी, टाटा पावर, ऐसे करके बहुत सारे बोर्ड हैं जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई का काम करते हैं। फिर इलेक्ट्रिसिटी को बचाने के लिए CFL, LED इनका यूज करना चाहिए, इनका कहना है। मेजर्स टू मीट पावर क्राइसिस, जो पावर क्राइसिस है यानी बिजली की कमी है इलेक्ट्रिसिटी की, उसको प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए PLF, प्लांट लोड फैक्टर देखना पड़े, उन पर इम्प्रूवमेंट करना पड़ेगा, उनको डेवलप करना पड़ेगा प्लांट को। ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन जो लॉसेस हैं उसको कंट्रोल करना पड़ेगा ताकि इनका चोरी ना हो या फिर लूज कनेक्शन, लाइटिंग वेस्ट ना हो। इन्हें इंक्रीज इन प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ानी पड़ेगी, पावर प्लांट इंस्टॉल करना पड़ेंगे, पर्सन एम्प्लॉय करने पड़ेंगे। रोल ऑफ प्राइवेट सेक्टर को थोड़ा बढ़ावा देना पड़ेगा ताकि कैपिटल इन्वेस्ट हो सके और कंट्रोल हो सके। इनकरेज यूज ऑफ रिन्यूएबल सोर्सेज, सोलर सिस्टम वगैरह पे लोगों को ज्यादा ध्यान देना चाहिए। हाइड्रो पावर पोटेंशियल बढ़ाना चाहिए कि पानी से बिजली ज्यादा बन सके। फिर अदर मेजर्स हैं जैसे इंक्रीज इन पब्लिक इन्वेस्टमेंट बढ़ाओ, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे काम करो, टेक्नोलॉजी इनोवेट करो। अब बात आती है हेल्थ की। तो इन द वर्ड्स ऑफ WHO, हेल्थ इज ए स्टैटिक ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेल बीइंग एंड नॉट मेरेली द अब्सेंस ऑफ डिसीज और इनका कहना है कि माइंड का स्टेट, फिजिकल स्टेट, हर तरीके से ओवरऑल बॉडी फिट होना, सिर्फ बीमार होना या मेंटली हेल्थ होना, डिसीज होना ही हेल्थ डाउन नहीं होता। हेल्थ का मतलब है कि संपूर्ण रूप से फिजिकली लाइन लेंथ सब कुछ सही होना चाहिए। इंपॉर्टेंट पॉइंट हेल्थ के क्या है? हेल्थ इज नॉट ओनली एब्सेंस ऑफ डिसीज बट आल्सो द एबिलिटी टू रियलाइज वंस पोटेंशियल। हेल्थ का मतलब ये नहीं कि आदमी कमजोर है, बीमार है या नहीं है ना। हेल्थ का मतलब ये है कि उसकी एबिलिटी कैसी है, उसकी कैपेसिटी कैसी है, इफिशियंसी कितनी है उसकी। हेल्थ इज द होलिस्टिक प्रोसेस रिलेटेड टू ओवरऑल ग्रोथ। ओवरऑल देश, भाई आप स्वस्थ होंगे तब तो आप काम कर पाएंगे, जब आप स्वस्थ ही नहीं होंगे तो कैसे काम कर पाएंगे, उसका भी ध्यान रखना है। हेल्थ इज वेल्थ कहा जाता है ना। हेल्थ इम्प्रूव करने के लिए, उसकी इफिशियंसी को बढ़ाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट जरूरी है देश में, यानी हॉस्पिटल, अच्छे डॉक्टर और टेक्निकली जो भी है। हेल्थ मैन पावर भी बढ़ाना पड़ेगा जो गवर्नमेंट नहीं बढ़ाती है। हेल्थ में मेयर प्रेजेंस ऑफ हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर नॉट सफिशिएंट। हेल्दी पीपल भी होना चाहिए, लोगों को सही इस्तेमाल करना चाहिए, लोगों को समझना चाहिए, हेल्थ केयर पर ध्यान देना चाहिए। हेल्थ स्टेटस आफ्टर इंडिपेंडेंस, कैसा रहा हेल्थ स्टेटस, तो इसका कोई वो नहीं दिया क्या?
तो गवर्नमेंट हैज कॉन्स्टिट्यूशनल, गवर्नमेंट ने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट में हेल्थ से रिलेटेड कहा है, वादा किया है कि भैया हम ही ड्रग, पॉइजन, मेडिकल प्रोफेशन, वाइटल, मेंटल डिफिशियंसी, लुनेंसी, इन सब पर ध्यान देना है और ये बहुत बड़े बड़े इश्यूज हैं। यूनियन गवर्नमेंट इन्वॉल्व्स ब्रॉड पॉलिसीज, यूनियन गवर्नमेंट बनाती है, सेंट्रल काउंसिल हेल्थ डिपार्टमेंट बना रखा है जो लोग इससे रिलेटेड पॉलिसीज बनाते हैं। इंफॉर्मेशन लोगों से कलेक्ट करो, फिर उनको स्वास्थ्य प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करो, इनका ऐसा कहना है। हम लार्जेस्ट पॉपुलेशन है, मेजॉरिटी पॉपुलेशन हमारी कंट्री की है, चाइना से का सेटिस्फैक्टरी है हमारा हेल्थ, ऐसा इनका कहना है। हाउएवर पिछले 5 डिकेड से 50 सालों में इंडिया ने हेल्थ में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इंप्रूव किया है। पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर एट विलेज लेवल पर कम है, वैरायटी ऑफ पीपल इनका कहना है, लेकिन नहीं है इतने। प्राइमरी हेल्थ केयर जो होते हैं वो इतना ज्यादा अभी अवेलेबल नहीं है। इंडिया आल्सो हैज अ लार्ज नंबर ऑफ हॉस्पिटल, वॉलेंटरी एजेंसीज, यानी प्राइवेट सेक्टर के हॉस्पिटल ज्यादा हैं, गवर्नमेंट के कम है, यानी गरीब आदमी अपना इलाज ज्यादा नहीं करा पाता है। इनका इन्होंने अब आंकड़ा दे दिया कि इतने हॉस्पिटल हैं, 9,294 से बढ़ के 45,978 हो गए। 2015 का डाटा है ये। नर्सिंग 18,054 से 23,44,000 हो गए। एलोपैथिक डॉक्टर 61,800 से बढ़ के 9,02,000 हो गए, ऐसा इनका कहना है। ये इंफ्रास्ट्रक्चर एक दे दिया, ये डाटा है, अब आप इसको खुद ही ध्यान रखना। रोल ऑफ प्राइवेट सेक्टर, तो रोल ऑफ प्राइवेट सेक्टर, मोर देन 70% हॉस्पिटल प्राइवेट सेक्टर के हैं। प्राइवेट 2/5 बेड अवेलेबल होते हैं हॉस्पिटलों में। 60% डिस्पेंसरी है, 80%, 46% पेशेंट यहीं जाता है। 13 लाख मेडिकल इंटरप्राइजेस हैं, 22 लाख लोग इस पर काम कर रहे हैं। NRI, इंडस्ट्रियल, मतलब प्राइवेट सेक्टर का दबदबा है, गवर्नमेंट सेक्टर का कम है, इसीलिए हेल्थ फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं। क्यों? क्योंकि प्राइवेट सेक्टर के जितने भी हॉस्पिटल होते हैं वो कॉस्टली होते हैं, महंगे होते हैं, गरीब आदमी वहाँ नहीं जा पाता, या फिर हैं भी तो सब शहरी क्षेत्रों में है, ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं है, जिसकी वजह से गांव का आदमी अभी भी हेल्थ से सफर कर रहा है। रोल ऑफ गवर्नमेंट इन प्रोवाइडिंग हेल्थ केयर, गवर्नमेंट का बहुत बड़ा रोल है, पर गवर्नमेंट उसको अचीव नहीं कर पा रही है। इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन, तो इंडिया हैज, तो इंडिया हैज इट्स ओन डेवलप्ड अल्टरनेट सिस्टम ऑफ हेल्थ केयर, नेमली आयुष, कंसिस्टिंग ऑफ 6 मंथ सिस्टम, आयुर्वेदा, योगा, यूनानी सिद्धा, ये बहुत सारे सिस्टम है जिनसे इलाज का इंडियन सिस्टम, योग, थेरेपी, आयुर्वेद पर भारतीय पद्धति ज्यादा भरोसा करती है। प्रेजेंट एट देयर इतने हॉस्पिटल हैं, 26,000 डिस्पेंसरी है, 7 लाख ISM है, इफेक्टिवली वर्किंग कर रहे हैं। इंडिकेटर ऑफ हेल्थ एंड हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या है, तो GDP में 4.7%, 17%, 20%, इन ऐसा इनका ग्रोथ रेट है। यहाँ पर एक आप ये टेबल देख लें, कंपेयर कर लें कि किसका कितना क्या रोल है। रूरल, अर्बन, पुअर, अब गांव में कम है, 70% देखो शहरों में है, 20% गांव में है, 50% टोटल डिस्पेंसरी, 50-50 बोल दिए इन्होंने, लेकिन आज भी गांव में उतना हॉस्पिटल अच्छे नहीं है, सरकारी नहीं है, प्राइवेट तो कोई खोलता ही नहीं है, क्योंकि वहां पर गरीबी है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, रोड, सड़क, लाइट, बिजली, पानी, सारी चीजें गांव में, रूरल एरियाज में अवेलेबल नहीं होती, शहरी क्षेत्रों में होती हैं, यानी शहरों में हॉस्पिटल वगैरह मिलते हैं और गांव में नहीं मिलते हैं, कम मिलते हैं।
वुमेन हेल्थ, तो इनका कहना है कि बहुत ही नाजुक हालात से गुजर रहे हैं। क्रिटिकल असेसमेंट ऑफ हेल्थ, तो इनएडिक्वेट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हेल्थ सर्विसेज, प्रॉपरली जिस तरीके से होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। गांव में कोई ध्यान नहीं दे रहा है, शहरों की तरफ ही सब चीजें हैं। कम्युनिकेबल डिसीजेस नहीं मिल रहे हैं, बहुत ज्यादा हैं जो एक दूसरे से ट्रांसप्लांट, जैसे कोरोना ही देख लो। पुअर सैनिटेशन फैसिलिटीज अच्छी नहीं है, मैन पावर नहीं है, अच्छे लोग, एक्सपर्ट लोग नहीं है इन फील्ड्स में। मल न्यूट्रिशन, ढंग से भोजन नहीं मिलता लोगों को, या फिर भोजन मिलता भी है तो उतना डाइट, प्रोटीन और न्यूट्रिशन वाला डाइट अवेलेबल नहीं है। रोल ऑफ प्राइवेट सेक्टर का बहुत ज्यादा रोल है, जहां पर फीस बहुत होती है तो गरीब आदमी अपना वहां इलाज नहीं करा पाता है, गांव में नहीं होती हैं। तो यहाँ से ये चैप्टर फिनिश होता है बच्चों। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।